हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो हमारी लेक्चर सीरीज है वो होने वाली है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार। ये हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर है, मतलब कि लेक्चर नंबर 1 है। एक्चुअली में ये पार्ट है एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 का जो कंप्लीट सिलेबस है, उसका जो कोर्स है हमारी ऐप पर जो चल रहा है उसका ये एक पार्ट है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग नेट एजुकेशन पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक नेट के अलावा आपको बीएड, राइट, एमएड और एमए एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में भी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब पहली बात, बहुत डिटेल में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सोसाइटी एंड एजुकेशन में रिलेशन क्या है। राइट, ये हमारा टॉपिक आज का यही है। और उसका लेटर पार्ट इसी लेक्चर में होने वाला है कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एक्चुअली में होता क्या है एजुकेशन का। तो जब आप सोसाइटी और एजुकेशन का रिलेशन समझ जाएंगे तो आपको इस लेक्चर के एंड तक ये भी समझ में आ जाएगा कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है क्या। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते हुए चलेंगे। थर्ड हमारा जो होने वाला है, मैं यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है ये पढ़ते हुए चलेंगे। फिर फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, राइट, एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी, क्या डिफरेंस है इसमें। अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या आप मुझे अभी कमेंट में लिख के बता सकते हैं? अगर आप बताते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिफ्थ, फिर हम चलेंगे अलग अलग अप्रोचेस की तरफ, जिसमें हम देखेंगे अप्रोचेस, जिसमें हम देखेंगे फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इंटरेक्शनलिज्म। ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में। राइट, तो नेट का जो सिलेबस है वो तो एक्चुअली में अप्रोचेस से स्टार्ट होता है, पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से लेकर के चलूंगी ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आप इसके आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी ऐप की। तो वहां पर आप जा करके लॉग इन करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार या सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एक समझने वाली बात है। बाकी हम टू द पॉइंट फिर टॉपिक्स पे चलेंगे। सबसे पहले आप समझे कि इनका संबंध बना कैसे है, किस तरीके से हम इनका रिलेशन जो है ड्राइव करेंगे। तो देखिए, एजुकेशन जो है, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लेते चलेंगे। शिक्षा जो है वो एक कांस्टेंट, राइट, एंड डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक, इन सभी चीजों का मैं मतलब भी बताती चलूंगी। कांस्टेंट मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और कैसी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, शिक्षा हमें मिलती रहती है। हमारे पुराने समय से लेकर आज तक हम किसी न किसी तरीके से शिक्षित होते चले आ रहे हैं। ठीक है, चाहे हम स्कूल में जाएं ना जाएं, हमें कुछ ना कुछ शिक्षा, कुछ ना कुछ ज्ञान हमें अपने आसपास से ही मिल जाएगा। ठीक, अब डायनेमिक गतिशील मतलब कि इसमें लगातार कुछ ना कुछ बदलाव भी होते रहते हैं। साथ चलने के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव भी होते रहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपको कहूं कि समाज जो है, सोसाइटी है, राइट, सोसाइटी जो है वो भी एक कांस्टेंट एंड डायनेमिक एंटाइटी है। हम्म, या हाँ, एक डायनेमिक चीज है। इसका क्या मतलब हुआ कि समाज भी निरंतर चलता रहता है,
और वो भी गतिशील होता है। इसको कैसे समझेंगे हम? देखिए, कोई भी समाज होता है, उसकी सभ्यता होती है, ठीक है, उसका कुछ कल्चर होता है। हम देखते आ रहे हैं कि पुराने समय में, हम आज से 100 वर्षों पहले हम जैसे थे, क्या आज भी हम वैसे ही हैं? नहीं, हम में बदलाव आया है। मतलब कि हमारा समाज कैसा है? एक डायनेमिक, एक गतिशील समाज है। समय के साथ हम में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। उसके साथ ही बहुत सारे समाज ऐसे भी हैं जो निरंतर चले आ रहे हैं, और कुछ समाज खत्म भी हो जाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जैसे अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करें तो उसमें निरंतरता रही है, वो कांस्टेंट रही है ना। आज से लाखों वर्षों पूर्व भी हमारी सभ्यता थी और आज भी है, ठीक। जबकि अगर आप कुछ बात करें कि मिस्र की सभ्यता, तो वो लुप्त होती नजर आ रही है, पर हिंदू सभ्यता आपको लुप्त होती हुई नजर नहीं आएगी, मुस्लिम सभ्यता आपको लुप्त होती हुई नजर नहीं आएगी। तो बहुत हद तक जो हमारा समाज है वो भी कांस्टेंट है और डायनेमिक है, ठीक है। तो ये दोनों की ये प्रॉपर्टी मिलती है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े इसमें, और शिक्षा के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले शिक्षा, और इस तरफ मैं लिख लेती हूँ समाज, और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेती हुई चलूंगी इस चीज को, ठीक है। तो शिक्षा, एजुकेशन, ठीक, और ये हो गया सोसाइटी, राइट। अब बात क्या है कि अगर आप शिक्षा को, अगर आपने शिक्षा शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, या मेरे प्रीवियस लेक्चर भी अगर आपने देखे हुए हैं, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि भाई शिक्षा के 3 आधार बोले जाते हैं। कौन कौन से 3 आधार हैं? सबसे पहला शिक्षक, मतलब कि टीचर, ठीक। दूसरा है शिष्य, मतलब कि स्टूडेंट, ठीक। और तीसरा हो गया आपका पाठ्यक्रम, मतलब कि आपका करिकुलम। इन तीनों के बीच में ही जो भी कुछ है वो शैक्षणिक प्रक्रिया होती है, ठीक। अब आप ये बताइए, अगर हम शिक्षा और समाज का संबंध निकालने जा रहे हैं, तो ये शिक्षक कहाँ रहता है? शिक्षक रहता है समाज में। ये शिष्य कहाँ रहता है? ये रहता है समाज में। ये पाठ्यक्रम कहाँ पढ़ाया जाता है? ये सामाजिक संस्थानों में पढ़ाया जाता है। सामाजिक संस्थान मतलब कि स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया, जो शिक्षण की जो प्रक्रिया हो रही है, ये अल्टीमेटली हो कहाँ रही है? समाज में हो रही है, इन द सोसाइटी, ठीक है। समाज के लोगों द्वारा की जा रही है, क्योंकि टीचर कौन है? एक सामाजिक प्राणी है ना। तो इन द सोसाइटी, बाय द सोसाइटी, एंड फॉर द सोसाइटी, ठीक। तो अब आप इतना तो समझ गए कि शिक्षा जो है वो कहाँ हो रही है? सोसाइटी में हो रही है। शिक्षा कहाँ दी जा रही है? समाज में दी जा रही है, ठीक। मतलब कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। क्यों? बिकॉज इन द सोसाइटी, बाय द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी, ठीक। अब अच्छा, जब हमने बात करी समाज की, हम्म, समाज की बात करी, तो हमने दोनों में क्वालिटी बताई कि दोनों ही निरंतर और गतिशील हैं। तो समाज की अगर ये यहाँ पर हमने जो बात करी, अगर समाज निरंतर और गतिशील है, तो थोड़ा सा मैं इसको और एलॉबरेट करना चाहूंगी। तो किस तरीके की गतिशीलता है? गतिशीलता है सामाजिक, है ना। सांस्कृतिक, कल्चरल गतिशीलता, सांस्कृतिक, ठीक। और आर्थिक स्थितियों में भी गतिशीलता है, इकोनॉमिक कंडीशंस में, राइट। सो हिंदी इंग्लिश में जो भी बोलूं, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी का लिख लें, जो इंग्लिश में अगर मैं बोल रही हूँ तो वो इंग्लिश में लिख लें,
ठीक है। अब इन सभी गतिशीलताओं के कारण ही हमारे समाज में परिवर्तन आया है, समाज का रूप बदला है, समाज की रचना बदली है। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक, ये शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है लगातार समय के साथ, और शिक्षा जो है वो समाज में दी जाती है। तो एक संबंध आपको समझ में आ गया कि पढ़ना क्यों जरूरी है। अब और देखिए आगे की बात कि क्यों पढ़ना जरूरी है। ये हमने बात कर ली कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो अगर हम बच्चे को एजुकेशन मतलब कि शिक्षा अगर हम दे रहे हैं, तो शिक्षा क्योंकि समाज में दी जा रही है, समाज के लिए दी जा रही है, समाज के द्वारा दी जा रही है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक गुणों का विकास। का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, राइट। ठीक है जी, ये बात हो गई। ठीक, अब ये क्यों दिया जा रहा है? सोशल क्वालिटीज डेवलप क्यों की जा रही? क्योंकि अल्टीमेटली वो जो बच्चा है, वो जो बड़ा होगा, वो कहाँ जाएगा? वो तो सोसाइटी में ही रहेगा, है ना। कहाँ जाएगा? वो सोसाइटी में ही रहेगा। और जो है इस सोसाइटी को सर्व करेगा, समाज की सेवा के लिए है। अल्टीमेटली वो जो भी कुछ पढ़ाई करके आगे बन करके आएगा, उस वो जो भी काम कर रहा है, वो उसका अल्टीमेट अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वो समाज की सेवा ही निकलेगा। मान लीजिए आप टीचिंग का कोर्स करके आए हैं, एक टीचर बन के आए हैं, तो आप अपनी जो है इनकम के अलावा आप जो दूसरे, अगर उसको दूसरे पहलू से देखा जाए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप समाज की सेवा ही तो कर रहे हैं। आप दूसरे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो सोशल क्वालिटीज उनमें डेवलप की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? ताकि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है। वो योग्य मतलब कि एबल और जागरूक, ठीक है, नागरिक बने, एक अच्छे गुड सिटीजन बन के निकले। गुड सिटीजन की जितनी भी क्वालिटी है वो इसमें आए बच्चे में, ये आप चाहते हैं। इसलिए आप सामाजिक गुणों का विकास उस बच्चे में करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि जो भी शिक्षा आप देंगे, ठीक है, उसके शिक्षा के उद्देश्य जो है, उसका निर्धारण कौन करता है? समाज करता है, सोसाइटी करती है ना। एम्स ऑफ एजुकेशन आर डिटरमाइंड बाय द समाज, बाय द सोसाइटी। एम्स ऑफ एजुकेशन में हिंदी में भी लिख देती हूँ, एम्स ऑफ, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, एम्स ऑफ एजुकेशन, राइट। तो उसके अब समाज पर डिपेंड हो गया कि समाज जो है शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा तो समाज में ही जाएगा। अब समाज किस तरीके से निर्धारण करेगा? क्योंकि हर एक समाज की अपनी संरचना होती है, उसकी अपनी, हर एक समाज की क्या होती है? सोसाइटी, सोसाइटी हैज इट्स ओन, हर एक समाज की अपनी फिलोसॉफी होती है, राइट, दर्शन होता है उसका। हर एक समाज का अपना कल्चर होता है, राइट। हर एक समाज की अपनी राजनीति होती है, मतलब कि पॉलिटिक्स होती है। ठीक, हर एक समाज का अपना धर्म भी होता है, उसकी अपनी धार्मिकता होती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए शिक्षा के उद्देश्य जो है निर्धारित होते हैं। ठीक, अब हमने जो बात की थी कि समाज परिवर्तनशील है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ तक समझते समझते। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ शिक्षा की, तो ये तो बात हम समझ गए कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं
वो आ कहाँ से रहे हैं? सोसाइटी से आ रहे हैं, समाज से आ रहे हैं। अब कितने तरीके के आ रहे हैं? ठीक है, तो एक तो हमने बात कर ली कि समाज की, सोसाइटी की संरचना, मतलब कि स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। ठीक, स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो समय के साथ बदलता चला जा रहा है। ठीक है, ये समय के साथ, देखिए दोस्तों, जब समाज की संरचना, उसका स्ट्रक्चर बदलता है तो उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते हैं। अगर और शिक्षा और जो समाज है उसकी संरचना किन किन तरीकों से बदलती है, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी स्तरों पर बदलाव होता है। ठीक है, बदलाव हो गया है तो फिर उसके हिसाब से आप उद्देश्य बनाएंगे, उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम बनाएंगे। ठीक है, मतलब करिकुलम भी उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स भी होंगे। राइट, अब जब, और इसीलिए तो देखिए, इसीलिए अगर आप सोचें अब इस बात को कि भाई ये शिक्षा नीति क्यों आती है बार बार, हर समय पे, हर 10 साल के बाद या हर 15 साल के बाद, शिक्षा के बारे में अलग अलग लोग क्यों रिव्यू करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या बदलाव हुआ है, क्यों ज़रूरत है आपकी साइंस बुक में, आपकी सोशल बुक में चीज़ों को बदलने की क्यों ज़रूरत है? वो इसीलिए क्योंकि हर 10 साल बाद ऐसा कहते हैं कि समाज में एक परिवर्तन सा आता है। ठीक है, एक जनरेशन गैप हो जाता है। एक ये जो गैप होता है, ये जनरेशन गैप कैसे होता है? क्योंकि समाज में बदलाव आ गया है, समाज में बदलाव आ गया है तो उस बदलाव के हिसाब से आने वाली पीढ़ी को हमें शिक्षित करना होगा। ठीक, तो इसलिए इस सब्जेक्ट्स और करिकुलम में बदलाव किया जाता है ताकि वो उस समय जो समाज है उसकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, तभी तो अगर आप देखें कि पुराने समय में, ठीक है, अगर इसको हम देखें कि किस तरीके से बदलाव हुआ है, तो आज से 100 साल पहले, या आप कह लें, क्यों 100 साल पहले जाएं, आप आज से 50 साल पहले ही जाइए। ठीक है, तो कैसी चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती थी? पुराणों के बारे में स्कूल में, भगवत गीता, महाभारत, ये सारी चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती थी। वैज्ञानिक, साइंटिफिक, ये पुराणों के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता था। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक चीजों को बहुत, सॉरी, प्रौद्योगिक विषयों को बहुत कम पढ़ाया जाता था, ना के बराबर, बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए समय समय पर शिक्षा नीति और अलग अलग कमेटी बनाई जाती ताकि बदलते हुए समाज का अध्ययन किया जा सके और उसके अनुसार जो है उद्देश्य बनाए जा सके। और यही क्या कहलाता है? सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार। ठीक है, तो समाज की संरचना के आधार पर जब समय समय पर पाठ्यक्रम या शिक्षा में बदलाव लाया जाता है या उसके उद्देश्यों को बनाया जाता है, यही कहलाता है शिक्षा का सामाजिक अधिकार, सॉरी, आधार। ठीक है, तो समाज जो है, समाज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कर रहा है। ठीक है, और जिस तरीके से ये करता है, क्योंकि समाज को ध्यान में रखना है, समाज को ध्यान में रख के शिक्षा के उद्देश्य बनाने हैं, इसी को कहा जाता है शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार। ठीक,
तो दोस्तों ये बात हुई हमारी कि शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार क्या है, ये हमारा बेसिक लेक्चर हुआ। अब हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी, एंड देन फिर व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बी एड एम एजुकेशन सभी लोगों को ये पढ़ना है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।